हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन आइस का पीटी 365 सोशल इश्यूज़ का जो मैगजीन है वो डिस्कस करेंगे। ये मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक यहाँ पे दिया है उन्होंने सोशल इश्यूज़, और टेबल्स ऑफ कंटेंट में यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ फीडबैक वगैरह देना हो सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ फीडबैक वगैरह दे सकते हो। आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मुझे ये सीरीज़ वगैरह जो है कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। मुझे जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो मुझे कमेंट से ही पता चलता है। सो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन पे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। अभी ये न्यूज़ में था इस क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ पे रिलीज़ किया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 का। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1971 को, ध्यान में रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। उसके बाद में इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन एंड द फोरम engages the foremost political, business and other leaders of the society to shape the global regional industry agenda. So ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये एंगेज करता है जो पॉलिटिकल, बिजनेस एंड जो अदर लीडर्स वगैरह होते हैं सोसाइटी के, उनको शेप देने में ग्लोबली एंड रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडाज होते हैं इसके। इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं हम क्या बोला है। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 में, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2020 का बेंचमार्क 153 कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड द जेंडर पैरिटी अक्रॉस द 4 थीमेटिक डायमेंशंस। अब यहाँ पे जो 4 थीमेटिक डायमेंशंस है उसके बारे में हम देखते हैं वन बाय वन। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये जो 4 थीमेटिक डायमेंशंस हैं ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में इन एडिशन टू दीज ईयर्स रिपोर्ट एग्जामाइंस द जेंडर गैप प्रोस्पेक्ट इन द प्रोफेशन ऑफ द फ्यूचर। परफॉर्मेंस क्या है इंडिया का यहाँ पे दिया है। इंडिया यहाँ पे स्लिप्ड, मतलब 4 प्लेसेस नीचे आया है फ्रॉम 112th रैंक, मतलब 112 रैंक से नीचे आया है थोड़ा। हैज़ क्लोज टू 2/3 ऑफ इट्स ओवरऑल जेंडर गैप स्कोर 66.8%। इंडिया ने इम्प्रूव किया है यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, बट इसने मतलब ये नीचे आया है अदर 3 इंडिकेटर। जो अदर 3 इंडिकेटर्स हैं जो ऊपर मैंने बताए थे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में यहाँ पे इम्प्रूव किया है, बट जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, उसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग 153 कंट्रीज स्टडीज वेयर द इकोनॉमिक जेंडर गैप इज लार्जर दैन द पॉलिटिकल वन। अभी यहाँ पे वाइडनिंग ऑफ द हेल्थ एंड द सर्वाइवल गैप इज मेनली ड्यू टू द एबनॉर्मली लो सेक्स रेशो एट द बर्थ इन द इंडिया। मतलब जो 100 बॉयज़ होते हैं उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे 91 गर्ल्स ही मतलब बॉर्न होती है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा है, फोर्स मैरिजेस ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन इन द एक्सेस टू द हेल्थ, भेदभाव किया जाता है। उसके बाद में ट्रेंड इज मोर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप इन एजुकेशन। जो ट्रेंड है, मतलब जो अभी फिलहाल में जो चल रहा है जेंडर गैप इन एजुकेशन, वो बहुत ही मतलब ज़्यादा है यहाँ पे। सो इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया है। फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी एजुकेशन द शेयर ऑफ द वुमेन अटेंडिंग स्कूल इज सिस्टमेटिकली लार्जर दैन द शेयर ऑफ द मेन। जो शेयर है वुमेन्स का वो ज़्यादा है, मतलब जो शेयर है मेन का उससे कंपेरेटिवली। उसके बाद में ओनली 66% ऑफ द वुमेन आर लिटरेट कंपेयर्ड विद द 82% ऑफ द मैन। जो शेयर ज़्यादा है, बट क्या हो रहा है कि 66% ही जो वुमेन्स है वो लिटरेट हो पाई है अभी तक। उसके बारे में यहाँ पे बताया था। उसके बाद में यहाँ पे बांग्लादेश ने टॉप किया है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें पाकिस्तान वगैरह जो आता है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान वगैरह जो कंटिनेंट हमारे इंडियन सब के आसपास में जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे बांग्लादेश ने यहाँ पे टॉप किया है जेंडर इक्विटी में।
ओवरऑल जेंडर गैप इंडेक्स यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हो कि आयरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड ये तो टॉप में ही रहती है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है हमेशा टॉप में रहती है। आप टॉप 5 कंट्री यहाँ पे देख सकते हो, स्वीडन, निकारागुआ, उनके स्कोर्स देख सकते हो। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के भी आप देख सकते हो, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, श्रीलंका के हमसे अच्छे हैं और इंडिया का 112 है। उसके बाद में भूटान है और पाकिस्तान है। एक बार पॉज करके ये इंडेक्स ध्यान में रख सकते हो। वैसे यूपीएससी में ये इंडेक्स वगैरह नहीं पूछते हैं, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है कि इंडिया की क्या रैंकिंग वगैरह थी। उसके बाद में यहाँ पे 99.5 years time to close the overall gender gap in the scenario as assessed by the 2020 gender gap report. This is almost 10 year less than that measure in the last edition. कुछ सब इंडेक्स यहाँ पे दिए हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडिया का 18 है, हेल्थ एंड सर्वाइवल 150 है, एजुकेशनल अटेनमेंट 112 है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी 159 है। सो इसका एवरेज निकाल के जो हमारा इंडेक्स है 112 वो आया है। उसके बाद में एसडीजी जेंडर इंडेक्स के बारे में ये न्यूज़ में था, क्योंकि अभी ये न्यू इंडेक्स है। एसडीजी जेंडर इंडेक्स वाज लॉन्च हुआ है यहाँ पे टू मेजर द ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी, रैंक्ड एट 95th अमॉन्ग द 129 कंट्रीज। भी इंडिया का रैंक है 95th 129 कंट्री में से। ये एसडीजी जेंडर इंडेक्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे ये डेवलप किया था बाय इक्वल मेजर 2030, a joint effort है रीजनल एंड द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग अफ्रीकन वुमेन्स डेवलपमेंट्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एशिया पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड प्लान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ कंडीशन। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिए हैं, आप एक बार पॉज करके इसे पढ़ लो। ये मतलब 4-5 ऑर्गेनाइजेशन ने मिला के ये एसडीजी जेंडर इंडेक्स यहाँ पे डेवलप किया है। इट इंक्लूड्स द 51 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, मतलब जिसमें 51 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस द 14 ऑफ द 17 ऑफिशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। सो उसमें से 14 इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। दैट कवर्स द एक्सपेक्ट सच एज पॉवर्टी, health, education, political representation, etc. The overall index score are based on the scale of 0 to 100. A score of the 100 indicates the achievement of the gender equality in relation to the underlying indicators. उसके बाद में की फाइंडिंग्स पे आते हैं हम। यहाँ पे की फाइंडिंग्स पे यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया। इंडिया ने रैंक किया है बॉटम ऑफ द एशिया, मतलब इंडिया का रैंक जो बॉटम से है एशिया में एंड पैसिफिक रीजन, रैंकिंग 17th आउट ऑफ द 23 एशिया एंड एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज कवर्ड बाय द इंडेक्स। मतलब नीचे से 17वां मतलब रैंक है इंडिया का। 23 एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज जो है 23। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया का स्कोर दिया है 56.2 एंड इट फॉल्स इन द वेरी पुअर कैटेगरी, मतलब बहुत ही मतलब घटिया रैंक यहाँ पे इंडिया को मिला है। इंडियाज हाईएस्ट गोल स्कोर आर द प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, हंगर एंड न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। मतलब यहाँ पे इसको मतलब हाईएस्ट गोल स्कोर मिला है प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, हंगर, न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, एंड इट्स लोवेस्ट गोल स्कोर are on proportion of the seats held by the women in national parliament partnership in the bottom 10 countries worldwide. Industry, infrastructure, innovation and climate में यहाँ पे lowest goal score मिला है। उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक पे आते हैं, नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ द बीजिंग +25। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 25 साल हो गए एडोप्टेशन ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन BPFA को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने और नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन NCW एंड द यूनाइटेड नेशन वुमेन्स ऑर्गेनाइज अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिव्यू ऑफ द बीजिंग +25। मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन ने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे ये नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ द बीजिंग +25। इस बीजिंग डिक्लेरेशन और एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। 1995 में एडॉप्ट किया गया था फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। 1995 में फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुआ था बीजिंग में। वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड फोकस ऑन द जेंडर इक्वेलिटी एंड द एम्पावरमेंट। यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किया था 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन। 3 अदर्स आर द फर्स्ट
वुमेन कॉन्फ्रेंस इन मैक्सिको सिटी 1975 में हुआ था, सेकंड हुआ था वाशिंगटन, सेकंड हुआ था कोपेनहेगन में 1980 में, एंड थर्ड हुआ था नैरोबी, ये केन्या में है 1985 में। अब BPFA ने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और एक्शंस लिए हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द वुमेन एंड द अचीवमेंट ऑफ द जेंडर इक्वालिटी इन 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न। वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द BPFA इज अ रिव्यू एवरी 5 years, ये हर 5 साल में रिव्यू किए जाते हैं बाय द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, CSW इसे ये करता है, रिव्यू करता है और रिवाइव करता है। CSW ये एक फंक्शनल कमीशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, यूकोसॉक का, एंड द प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द प्रमोशंस ऑफ द जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद में ये प्लेटफॉर्म है इज नॉट लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसे साइन किया भी और नहीं भी किया फिर भी ये चलता है, बट रैदर अ गाइड फॉर द यूनाइटेड नेशन government and non-governmental organization. It is the first time facilitate the persistent discrimination against the and the violation of the right of the girl child, getting included as a separate critical area concern addressing issues such as child marriage, female infanticide, genital mutilation and parental sex selection. So इसमें ये इनके कंसर्न्स हैं, एड्रेसिंग इश्यूज वगैरह है इसमें, ये आप ध्यान में रखना, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जेनेटल म्यूटिलेशन एंड पेरेंटल सेक्स सिलेक्शन। उसके बाद में NCW के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, सॉरी फॉर द मिस इंटरप्शन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश किया था 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में। द कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 chairperson who is committed to the cause of the women and 5 members from the various field and the member secretary। ये 1 chairperson होता है इसमें जो कमिट होता है टू द कॉज ऑफ द वुमेन एंड 5 members होते हैं बहुत सारे फील्ड में से, एंड मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे नॉमिनेट करता है जो भी मेंबर्स होते हैं इसके। मैंडेट क्या है ऑफ दिस कमीशन का, सेफगार्ड ऑफ राइट ऑफ द वुमेन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, स्टडी करना प्रॉब्लम्स को जो फेस करती है बाय द वुमेन इन द करंट डे एंड मेक कुछ रिकमेंडेशन देना टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करने के लिए। इवेल्युएटिंग द स्टेटस ऑफ द इंडियन वुमेन फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड द फंडिंग एंड फाइटिंग केसेस रिलेटेड टू द वुमेन्स राइट वायलेशन। इवेल्युएट करना स्टेटस को, जो इंडिया का अभी स्टेटस करेंटली चल रहा है कैसे है टाइम टू टाइम में, एंड फंडिंग करना और उसके खिलाफ मतलब जो भी राइट्स वायलेट होते हैं वुमेन्स के उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये इसके मैंडेट है कमीशन के, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद में यूनाइटेड नेशन वुमेन्स के बारे में हम देखते हैं। इट इज़ द यूनाइटेड नेशन एंटिटी है, एस्टेब्लिश किया था 2010 में यहाँ पे, डेडिकेटेड टू द जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। इट वर्क्स ग्लोबली टू मेक द विजन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रियलिटी फॉर द वुमेन्स एंड गर्ल्स एंड स्टैंड्स बिहाइंड द वुमेन्स इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। उसके बाद में हमारे 4th टॉपिक पे आते हैं। हमारा 4th टॉपिक है यहाँ पे लॉज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, जो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉ के बारे में यहाँ पे दिया है, ये टॉपिक है। उसके अंडर में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 के बारे में ये दिया है, ये 2019 को आया था ये एक्ट। प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एसेंट दिया था, मतलब परमिशन दी थी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। इट विल रिप्लेस द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 को ये रिप्लेस करने वाला है। इनेक्टेड आफ्टर द शाहबानो केस 1985 में, जो शाहबानो केस था 1985 का, उसके बाद में ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 को लागू किया गया था, उसको रिप्लेस करेंगे अभी ये 2019 वाला एक्ट। मेजर प्रोविजन क्या है 2019 के एक्ट में, इट वैलिडेट्स द प्रैक्टिस ऑफ द इन्फेंट ट्रिपल तलाक इबादत एज अ वॉइड एंड इलीगल, ये अभी इलीगल है और उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक 3 बार तलाक बोलने की, इसको यहाँ पे इस एक्ट में गलत डिक्लेयर किया गया है। इट मेक्स द इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अ क्रिमिनल ऑफेंस विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन, यहाँ पे कुछ फाइन भी रखे हैं एंड 3 साल का जेल का भी प्रावधान यहाँ इस तलाक जो क्रिमिनल ऑफेंस उसे डिक्लेयर किया गया है।
उसके बाद में इट प्रोवाइड्स टू मेक द ऑफेंस कॉग्निजेबल इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज गिवन टू द पुलिस बाय द मैरिड मुस्लिम वुमन अपॉन द whom तलाक इज प्रोनाउंस और बाय द एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय और ब्लड मैरिज, मतलब जो ब्लड मैरिज ये हस्बैंड वगैरह होता है उनके द्वारा अगर ये प्रोनाउंस किया जाएगा 3 बार, सो यहाँ पे मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे डिसाइड किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन फॉर विच द पुलिस ऑफिस में अरेस्ट एन अक्यूज पर्सन विदाउट वारंट। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है कि मतलब पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, पुलिस होते हैं, ये विदाउट मतलब वारंट देते हुए भी ये अरेस्ट कर सकते हैं। The act also provides the scope of the reconciliation without undergoing the process of the nikah halala if the two sides agree to stop legal proceeding and settle the dispute। यहाँ पे स्कोप भी दिए गए रिकंसिलेशन के, अगर दोनों ही साइड से मतलब असहमति हो, सो यहाँ पे ये सेटल डिस्प्यूट जो होता है वो सेटल भी करने के यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं। अलाउंस यहाँ पे दिए जाएंगे मुस्लिम वुमेन को अगेंस्ट वोम द तलाक हैज बीन डिक्लेयर, तलाक जो डिक्लेयर किया गया है, इज एंटाइटल्ड टू सीक द सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर हर हस्बैंड फॉर द हर सेल्फ एंड फॉर हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जो भी बच्चे हैं या फिर उसे खुद को मतलब जो मैरिड वुमेन थी जिसे मतलब तलाक दिया गया है, उन्हें यहाँ पे अलाउंस वगैरह दिए जाएंगे। द अमाउंट ऑफ द अलाउंस विल बी डिटरमाइंड बाय द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कितना अलाउंस देना है। कस्टडी, मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट वूम सच तलाक हैज बीन डिक्लेयर is entitled to seek custody of her minor children. The manner of the custody will be determined by the magistrate। कस्टडी भी है जो वो भी जो माइनर चिल्ड्रन के बारे में जो बच्चा वगैरह होता है वो भी मतलब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे, जो वकील वगैरह होते हैं। चेंजेस मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बिल 2017, मतलब 2017 का जो ओरिजिनल बिल था उससे भी उसमें मतलब कुछ चेंजेस किए गए हैं। द एक्ट मेक्स द ऑफेंस कॉग्निजेबल ओनली इफ द वुमेन और वन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड और मैरिज अगेंस्ट द वुम ट्रिपल तलाक हैज बीन प्रोनाउंस फॉर फाइल्स अ पुलिस कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट भी यहाँ पे कर सकती हैं। Second, the offense has been made compoundable, that is the parties can settle the matter between themselves, मतलब ये दोनों ही पार्टी है, मतलब जिन्हें तलाक दिया है और देने वाले ये खुद अपने आप में ही इस मतलब जो मैटर को सेटल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड, इट प्रोवाइड्स दैट द मैजिस्ट्रेट में ग्रांट बेल टू द हस्बैंड आफ्टर हियरिंग द वाइफ, मतलब हस्बैंड को ये बेल भी दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक सेपरेशन, तलाक का जो मतलब टाइप्स है उसके बारे में हम देखते हैं। इन प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक की इबादत, ये फर्स्ट टाइप है। यहाँ पे मैन प्रोनाउंस करते हैं तलाक 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 3 बार, और इन अ सिटिंग और थ्रू फोन राइट्स, मतलब लिखित में दिया जाता है, फोन पे दिया जाता है, सिटिंग में दिया जाता है और टेक्स्ट मैसेज भी दिए जाते हैं। द डाइवोर्स इज कंसिडर्ड इमीडिएट एंड इररिवोकेबल इवन इफ द मैन लेटर विशेस टू रिकंसिलेट, मतलब अगर वो इंसान फिर से मतलब इसे रिकंसिल भी किया करे, फिर भी ये अगर 3 बार बोल दिया तो इंस्टेंटली मतलब ये तलाक हो जाता है। द ओनली वे फॉर द कपल टू गो बैक टू द लिविंग टुगेदर इज थ्रू अ निकाह हलाला, मतलब अगर फिर से ये मतलब साथ में रहना चाहे तो ये निकाह हलाला के थ्रू ही मतलब ये अपने हस्बैंड के पास जा सकते हैं। उसके बाद में तलाक उल सुन्नत, अंडर दिस once the husband pronounce talaq, the wife has to observe 3-month ibadat period during which husband can arbitrate and reconcile with the wife. In case of the cohabitation between the couple during these 3 months, the talaq is revoked. However, when the period of the iddat expire, the husband does not revoke the talaq. Talaq is irrevocable and final. It considered to be the ideal form of the dissolution of the marriage contract among the Muslim. अब निकाला हलाला क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये refers to the practice, ये practice है निकाह हलाला under which the divorced Muslim woman has to marry the another man, मतलब एक दूसरे व्यक्ति के साथ में इन्हें शादी करनी होती है and consummate the marriage and gets divorce, मतलब consummate marriage करनी होती है and gets divorce देना पड़ता है फिर से। ओनली देन शी इज एलिजिबल टू रीमैरी हर फॉर्मर हस्बैंड, मतलब जो पहले वाला पति है उसके साथ शादी करने के लिए ये एलिजिबल होती है। ये ऐसा निकाह हलाला में यहाँ पे दिया गया है। सो इसी का विरोध करते हुए ये ट्रिपल तलाक बिल लाया था, जो मतलब उनके रिलीजन में लिखा है ऐसा निकाह हलाला में।
उसके बाद में हम डोमेस्टिक वायलेंस के, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ब्रदर इन लॉ हैज द लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू विक्टिम अंडर द डाइवोर्स वायलेंस एक्ट, इसके बारे में यहाँ पे बोला था, इफ दे हैड लिव टुगेदर अंडर द सेम रूफ इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड एज पार्टी ऑफ द जॉइंट फैमिली एट एनी पॉइंट टाइम, द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इंश्राइन करता है प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन विथ इंडिया रेक्टिफाइड 1993, मतलब ये इंडिया ने रेटिफाई किया है 1993 में। की प्रोविजन क्या है इस एक्ट के बारे में और डेफिनेशंस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। द एक्ट एक्सपांडेड टू इंक्लूड नॉट जस्ट फिजिकल बट आल्सो वर्बल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक वायलेंस, मतलब ये इंक्लूड करता है नॉट जस्ट द फिजिकल बट जो वर्बल होता है, मौखिक होता है, इमोशनल होता है एंड सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक वायलेंस होता है उसे भी। द लॉ इज ब्रॉड इन इट्स डेफिनेशन, मतलब बहुत सारी ब्रॉड डेफिनेशन है इसकी। डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूड्स द मैरिड वुमेन, मदर, डॉटर एंड सिस्टर। दिस लॉ ऑल्सो प्रोटेक्ट द वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप एज वेल एज द फैमिली मेंबर्स इंक्लूड mothers, grandmothers, etc. The act, however, exclude abuses pertaining to martial rape. The protection of against the domestic violence के बारे में यहाँ पे दिया है। Under this law, the women can seek financial compensation and they can get maintenance from their abuser in case they are living apart. मतलब वो अलग हो जाते हैं तो उनको एक फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिलता है और मेंटेनेंस भी मिलता है abuser से। It provides the right to secure housing, that is right to reside in the matrimonial or shared houses whether or not she has any title or right in the household. This right is secured by the residence order which passed by the court. A magistrate can pass a protection order under the act to ensure the abuser doesn't contact and get closer to the survivor. Punishment क्या है, punishment के प्रावधान क्या है, मतलब सजा क्या है इसमें। 1 ईयर ऑफ मैक्सिमम यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब जेल होंगी, और 20,000 ईच और बोट टू द ऑफेंडर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 20,000 जो मतलब पत्ते की यहाँ पे दिए जाएंगे। प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, इट प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एनजीओ टू हेल्प द वुमेन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड एंड सेफ शेल्टर, मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पे और एनजीओ के द्वारा यहाँ पे लोग मतलब वुमेन्स की हेल्प की जाएंगी, मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड एंड मतलब सेफ मतलब सुरक्षित यहाँ पे शेल्टर मतलब होम यहाँ पे दिए जाएंगे। एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी इन्फॉर्मेंट, यहाँ पे मतलब एक्सक्लूड किए गए हैं। एनी पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और बीइंग और इज लाइकली टू बी कमिटेड मे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। कुछ अदर इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं यहाँ पे ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड अ रूलिंग दैट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंटेंडेड टू सेफगार्ड वुमेन अगेंस्ट मैरिटल अब्यूज will apply even after the divorce. The Supreme Court has also struck down the word adult male from the pertinent provision in the DV Act to lay down that the woman can also file a complaint against another woman accusing her of domestic violence. दिल्ली कोर्ट ने यहाँ पे रूल किया था, granting the maintenance and the domestic violence act was not dependent upon the expression unable to maintain herself and maintenance does not depends on wife earning. ये मेंटेनेंस मतलब डिपेंड नहीं रहेगा वाइफ्स की अर्निंग जो भी आती है। कुछ अदर रिलेटेड लॉ के बारे में यहाँ पे दिया है। द डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में यहाँ पे बोला है, दिस इज द क्रिमिनल लॉ दैट पनिशेस द टेकिंग एंड द गिविंग डाउरी, जो मतलब डाउरी मतलब ये होता है दहेज वगैरह होता है उसे बोलते हैं। अंडर दिस लॉ इफ समवन टेक्स गिव्स और इवन डिमांड्स डाउरी दे कैन बी इम्प्रिजन फॉर द 6 मंथ, 6 महीने की सजा का प्रावधान यहाँ पे। दे कैन बी फाइंड अप टू 5,000 तक इन्हें फाइन दिया जाएगा। सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के बारे में यहाँ पे दिया है, दिस इज अ क्रिमिनल लॉ विच अप्लाइज टू हस्बैंड्स और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड हु आर क्रूअल टू द वुमेन। Recently, the Supreme Court restored an immediate arrest provision in the Section 498 IPC. तो ये सेक्शन 498 के बारे में यहाँ पे बताया था। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे यूट्यूब पे ऑप्शन है स्पीड को कम ज़्यादा करने का। अगर मैं स्पीड में ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो ये हरासमेंट ऑफ वुमन एट द वर्क प्लेस के बारे में हम देखते हैं। ये न्यूज़ में अभी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट इनेक्ट किया गया था टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एज वेल एज फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल इन सच कंप्लेंट। जो भी मतलब जो जॉब पे होते हैं वुमेन्स वगैरह उनके प्लेस पे वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह किया गया हो तो यहाँ पे ये इस एक्ट को यहाँ पे इन्होंने इनेक्ट किया गया। तो ये इस एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इट सीक टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस ऑफ वर्क। द एक्ट डिफाइंड करता है ये सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड क्रिएट्स अ मैकेनिज्म फॉर द रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट। डेफिनेशन क्या दिया है यहाँ पे, एग्रीड वुमेन हु will get the protection under the act is extremely wide to cover all women। मतलब सभी वुमेन्स को यहाँ पे कवर किया गया है irrespective of their age, employment status, whether in the organized or unorganized, public or private, cover client, customer, domestic workers as well। इन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो आप देख सकते हो कि पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस छोड़ के या फिर देयर एज भी यहाँ पे कंसिडर की है, मतलब किसी भी एज के हो, कस्टमर्स हो, डोमेस्टिक वर्कर्स हो, सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन में, एग्रीड वुमेन में। द एक्ट कवर कंसेप्ट ऑफ द क्विड प्रो को harassment and hostile work environment as form of the sexual harassment if they occur in the connection with the act or behavior of the sexual harassment। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज मैंडेटरी in every private and public organization that has a 10 or more employees। एक इंटरनल कमेटी यहाँ पे मैंडेटरी है एवरी प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें 10 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे। द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हैज़ बीन गिवन पावर ऑफ द सिविल कोर्ट फॉर समनिंग, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ईच इंटरनल कमेटी रिक्वायर्स मेंबरशिप फ्रॉम द एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ द वुमेन। एनजीओ से यहाँ पे इनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए और एसोसिएशन जो रीजन्स हैं वुमेन्स के उसके बारे में। तो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू बी कॉन्स्टिट्यूट इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय विच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट विच विल रिसीव द कंप्लेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लेस देन 10 वर्कर और इफ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। द एडिशनल लोकल कंप्लेंट्स कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूट की गई यहाँ पे एट ब्लॉक लेवल। इट ऑल्सो प्रोवाइड द सेफ गार्ड अगेंस्ट द फॉल्स एंड मलिशियस चार्जेस। मतलब कुछ फॉल्स या मतलब फॉल्स कंप्लेंट वगैरह हो उसके बारे में भी ये चार्जेस का यहाँ पे प्रावधान है। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बिल्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ द वुमेन। उसमें हम पढ़ते हैं बिल्स के मतलब उसके अंडर में एक मेडिकल बिल यहाँ पे अप्रूव किया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। इसके बाद इसके ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये अभी कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 फॉर अमेंडिंग द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये ध्यान में रखना। इसके कुछ फीचर्स दिए इस बिल के। साइलेंट फीचर्स प्रपोज अमेंडमेंट्स, इट प्रपोज द रिक्वायरमेंट फॉर द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर for the termination of the pregnancy up to 20 weeks of the gestation and introducing the requirement of the opinion of the two medical practitioners for termination of the pregnancy 20 to 24 weeks of gestation। enhance करेंगे upper gestation limit from 10 to 24 week for the special category of the women including survivor of the rape, जो रेप की सर्वाइवर है मतलब उनके साथ रेप अगर हुआ है, victims है of the incest, sexual relation between the close relatives and other vulnerable women like differently able women, minor etc। लिमिट क्या है इसमें, इसके मतलब 24 week for the termination of the pregnancy will not apply in case of the substantial fetal abnormalities diagnosed by the medical board। The composition, function and other details of the medical board will be prescribed। मतलब 24 हफ्ते वीक से अंदर ही यहाँ पे होने चाहिए अगर वो अप्लाई करते हैं। सो
नेम एंड द अदर पर्टिकुलर ऑफ द वुमेन whose pregnancy has been terminated shall not be revealed, मतलब रिवील नहीं किया जाएगा उनका नाम एंड अदर कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स जो भी मतलब वुमेन्स प्रेगनेंस वगैरह हैं टू पर्सन ऑथराइज इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलैक्सिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलर्स कंडीशन फॉर एनी वुमेन और हर पार्टनर फ्रॉम द प्रेजेंट प्रोविजन फॉर द ओनली मैरिड वुमन और हर हस्बैंड अलाउिंग देम टू मेडिकली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। उसके बाद में यहाँ पे हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971 के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ये प्रोवाइड करता है फॉर द ग्राउंड ऑफ अबॉर्शन where there is a risk, that is if the child is born it would suffers from the physical and the mental abnormalities where the pregnancy can be threat to life, मतलब यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है मतलब उनके लाइफ के लिए खतरा हो तभी woman and would cause grave physical and mental injury to her the when the pregnancy caused due to the rape or due to the failure of the contraceptive method। ऐसे यहाँ पे कुछ grounds of the abortion मतलब कुछ दिए हैं यहाँ पे प्रोविजंस दिए हैं। और यहाँ पे उसके बाद में इट्स प्रोवाइड फॉर द क्राइटेरिया फॉर द अप्रूवल एट डिफरेंट स्टेजेस, मतलब कुछ क्राइटेरिया रखे हैं यहाँ पे। इन फर्स्ट 12 वीक विद द अप्रूवल ऑफ द वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिटवीन द 12 to 20 वीक प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द अप्रूवल ऑफ द 2 registered medical practitioners and beyond 20 weeks the termination of the pregnancy is allowed only after the approval of the court, मतलब कोर्ट की यहाँ पे परमिशन लगेंगी। सो ये यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, आप बराबर एक बार पॉज करके पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द गार्डियन इज रिक्वायर्ड, मतलब गार्डियन की जो रिटर्न कंसेंट है फॉर द माइनर टू एक्सेस द अबॉर्शन, मतलब अगर अबॉर्शन करना हो माइनर्स जो छोटे बच्चे हैं बच्चियाँ वगैरह हैं सो यहाँ पे गार्डियंस की मतलब जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनकी यहाँ पे रिटर्न में कंसेंट लगेंगी, मतलब लिखित में यहाँ पे उनकी परमिशन या उनकी सहमति लगेंगी। फेलर्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी स्टेटेड एज अ रीजन फॉर सीकिंग एबॉर्शन बाय मैरिड वुमेन ऑन हर हस्बैंड। उसके बाद में सेरोगेसी बिल के बारे में यहाँ पे ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया गया है द सेरोगेसी रेगुलेशन बिल आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा सिलेक्ट द कमेटी। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, ये लैप्स हो गया था विद द डिसोल्यूशन ऑफ द 16वीं लोकसभा, क्योंकि अभी 16वीं लोकसभा ये डिसॉल्व हो गई थी क्योंकि 17वीं लोकसभा चालू हो गई क्योंकि 2019 में इलेक्शन हुआ था फिर से। द सरगेसी रेजोल्यूशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा टू रिप्लेस द 2016 बिल, मतलब 2016 में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उसे रिप्लेस करने के लिए ये बिल फिर से लाया गया एंड यहाँ पे पास हुआ ये बिल एंड इसे भेजा गया अपर हाउस, मतलब ये राज्यसभा में भेजा गया वेयर इट वॉज रिफर्ड टू सिलेक्ट द कमिटी ऑफ द राज्यसभा फॉर द स्क्रूटिनी, मतलब ये स्क्रूटिनी के लिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्क्रूटनी के लिए भेजा गया राज्यसभा में, मतलब इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हो या फिर इस बिल को और कड़े प्रावधान वगैरह करने हो उसके लिए। अंटिल इट क्लियर्स द पार्लियामेंट इंडिया रिमेन्स अमंग द हैंडफुल ऑफ द प्लेस वेयर पेड सरोगेसी इज लीगल एंड इट इज बैन फॉर द फॉरेनर्स इन 2015। सरोगेसी क्या है, मतलब 2015 में इसे फॉरेनर्स को बैन कर दिया था। और इसके बाद में यहाँ पे सरोगेसी के बारे में पढ़ते हैं। सरोगेसी क्या है एग्जैक्टली? सरोगेसी इज द प्रैक्टिस, मतलब एक प्रैक्टिस है वेयर बाय वन वुमन कैरिड द चाइल्ड फॉर द अनदर विद द इंटेंशन दैट चाइल्ड शुड बी हैंडेड ओवर आफ्टर द बर्थ, मतलब एक सरोगेट मदर होती है वहाँ पे जो मेन ओरिजिनल मदर होती है ये मतलब कैरी करती है यहाँ पे अपना स्पर्म वगैरह यहाँ पे, सो ये उसके मतलब वोम में ये स्पर्म और वहाँ पे वो रहता है और मतलब वो उसके बाद में बॉर्न होने के बाद में वो जो ओरिजिनल मदर होती है उन्हें कैरी कर देती है। सो इसी को सरोगेसी बोलते हैं क्योंकि वो जो ओरिजिनल मदर होती है वो अनेबल टू मतलब बर्थ होती है, मतलब वो बर्थ जन्म नहीं दे सकती है, इसलिए वो सरोगेट करती है दूसरे वुमेन के थ्रू, क्योंकि उन्हें मतलब कुछ बीमारी वगैरह हो सकती है या फिर इसी के मतलब कंडीशन के तहत वो दूसरों को मतलब ये करने की परमिशन देती है। तो उसी के बारे में ये दिया था सरोगेसी के बारे में। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के पास मतलब लोगों ने यहाँ पे सरोगेसी का यूज़ किया गया है, बहुत न्यूज़ में था ये। उसके बाद में डिफरेंट फॉर्म ऑफ सरोगेसी, मतलब कुछ अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्स दिए गए। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, कमर्शियल सरोगेसी एंड जेस्टेशनल सरोगेसी के बारे में यहाँ पे दिया है। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या है? वेयर द कपल्स डज नॉट पे the surrogate mother any compensation other than the medical and insurance expenses related to the pregnancy, मतलब ये
उदारता वाला मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह नहीं दिए जाते अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में। यहाँ पे सिर्फ एक सरोगेट मदर को यहाँ पे कॉम्पेंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं विद द प्रेगनेंसी। और कमर्शियल सरोगेसी क्या है, हियर कॉम्पेंसेशन इन कैश और काइंड पेड टू द सरोगेट मदर, मतलब कैश में यहाँ पे पैसे वगैरह दिए जाते हैं, एक्सीड द रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी। अब जेस्टेशनल सरोगेसी क्या है, ये प्रैक्टिस किया जाता है वेयर बाय द सरोगेट मदर कैरीज अ चाइल्ड फॉर द इंटेंडेड कपल थ्रू द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन हर वोम। जैसे मैंने पहले बोला था, ये एम्ब्रियो में यहाँ पे वोम में इनको दिया जाता है, एंड चाइल्ड इज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू द सरोगेट मदर। मतलब जो सरोगेट मदर होती है उससे जेनेटिकली रिलेटेड नहीं होता है, जो ओरिजिनल मदर होती है वही उसका मतलब जेनेटिक ओरिजिन होता है। अब अल्ट्रिस्टिक वर्सेस कमर्शियल सरोगेसी में क्या दिया है यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द बिल प्रपोजेस द अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी एंड बैन कमर्शियल सरोगेसी। मतलब कमर्शियल सरोगेसी को यहाँ पे बैन किया गया। वो कैन बी सरोगेट मदर, मतलब कौन मतलब सरोगेट मदर बन सकती है। द बिल प्रोवाइड्स दैट द सरोगेट मदर नीड्स टू बी क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल, मतलब क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए जो इंटेंडेड कपल है, जिनको मतलब सरोगेट बेबी चाहिए है। डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनफर्टिलिटी यहाँ पे क्या दी है, intending couple become the eligible by obtaining a certificate of infertility after the 5 years of not bearing the child। मतलब 5 साल तक अगर आपको कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मतलब प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनफर्टिलिटी की, कि हमारे पास में ये हम बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। सो इंटेंडेड कपल को करना पड़ेगा जिनको मतलब ये सरोगेट बेबी चाहिए होगा। पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज, मतलब क्या इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे फॉर द सरोगेट मदर इज लिमिटेड टू 16 मंथ ओनली, 16 महीने तक ही है। परमिशन टू PII OCI एंड फॉरेनर्स टू पर्सन्स इन इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऐसा मतलब और फॉरेनर्स हैं उनमें, उनके लिए क्या मतलब यहाँ पे प्रावधान रखे हैं। इश्यूज ऑफ द सिंगल वुमेन विडोज एंड डाइवोर्सेस, मतलब ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, इसके चलते यहाँ पे फॉरेनर्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया है। OCI VI और जो फॉरेनर्स है उन्हें यहाँ पे अलाउ नहीं किया है कमीशन सरोगेसी इन इंडिया में। मतलब बहुत सारी दिक्कत चल रही थी, क्योंकि मतलब चोरी वगैरह भी हो रही थी यहाँ पे, इलीगल तरीके से ये किया जा रहा था सरोगेट बेबी। तो उसके तहत यहाँ पे ये परमिशन नहीं दी गई है इंडिया में। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके मतलब कुछ फीडबैक वगैरह देने हो, आपके फीडबैक और कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। सो अगेन मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ताकि मुझे भी मतलब जो इम्प्रूवमेंट वगैरह करना हो, वॉइस क्वालिटी हो, या फिर मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। सो मेरे चैनल से बने रहिए। मैं पूरी मैगजीन ये विजन IS की जो PT 365 है सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे कंप्लीट करूँगा 1 by 1। सो स्टे ट्यून विद माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।